नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को यूपीएससी आईएएस की तैयारी टोटली हिंदी माध्यम में करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th की। क्लास 6th की हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं, जो आप हमारी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। क्लास 7th का आज हमारा अध्याय है, छठा अध्याय। इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। काफ़ी इंपॉर्टेंट अध्याय होने वाला है दोस्तों। आज हम इसके सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे चैनल को आप इमेज लगा सकते हैं, पिक लगा सकते हैं, लिंक सेंड कर सकते हैं, जिससे जो स्टूडेंट यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें हिंदी माध्यम में तैयारी करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों के टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने आज के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा पर्वत की चोटी पर, पर्वत की ढलानों पर, गिरिपथ पर, या फिर आपकी सपाट भूमि पर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, शंकुधारी वृक्ष आपके पर्वत की ढलानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? पर्वत की ढलानों पर पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जस्ट इस प्रकार का आपका पर्वत होता है, और पर्वत का जो नीचे का भाग होता है ये आपका रेत से या फिर आपकी मृदा से ढका हुआ रहता है। ओके दोस्तों, और जो इसका जो जस्ट ढलान होता है, यहाँ पर आपके शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा कहलाता है आपका गिरिपथ कहलाता है। गिरी यानी कि पर्वत, और पद यानी कि पैरेंगे पैर वाला हिस्सा उसका गिरिपथ कहलाता है। तो दोस्तों, गिरिपथ पर आपके साल और सागवान जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों गिरिपथ पर? साल और सागवान। दोस्तों, साल और सागवान की लकड़ी जो होती है काफ़ी मजबूत मानी जाती है, तो गिरिपथ पर दोस्तों साल और सागवान जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों, पर्वत की ढलानों पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो आपके शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, पर्वत की ढाल पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकु आकार बितान यानी कि पत्तों वाले होते हैं, और लंबे वृक्ष होते हैं, दिखने में लंबे होते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर इसका चित्र भी लगाया, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के होते हैं नुकीले, जैसे जस्ट ऐसे आप क्रिसमस ट्री भी कह सकते हैं। कुछ इस प्रकार के नुकीले होते हैं। देखिए, यहाँ भी मैंने लगाया है, देख सकते हैं आप इसको। ये आपके शंक्वाकार वितान वाले वृक्ष हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों, देखिए, वनस्पति की भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति की भिन्नता यानी कि दोस्तों विभिन्न विभिन्न वनस्पतियां हम पर्वत पर या हिमालय पर्वत पर चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है। उसकी विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ओके दोस्तों, जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वनस्पतियों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, देखिए, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है दोस्तों। बिल्कुल, जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आता जाता है। कहीं पर घास देखने को मिलती है दोस्तों, कहीं सघन वृक्ष देखने को मिलते हैं, कहीं आपको शंक्वाकार वितान वृक्ष देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। बिल्कुल दोस्तों, तापमान और नमी पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। ये चीज़ आप लोग सभी जानते हैं। आगे देखिए, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, मृदा अगर उपजाऊ होगी तो पेड़ों को ग्रोथ करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो दोस्तों, ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई भी महत्वपूर्ण कारक है आपकी वनस्पति की भिन्नता का। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारे उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नॉर्मली आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों देखिए, किस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है पूछ रहा है। तो वनों में, घास स्थल में, कांटेदार झाड़ियों में, या मरुस्थलीय झाड़ियों में। तो दोस्तों, जो मरुस्थलीय झाड़ियाँ दे रखी है इससे प्राकृतिक वनस्पति को इस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति को वनों में, घास स्थलों में और कांटेदार झाड़ियों के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जहाँ उपयुक्त तापमान हो, परिपूर्ण यानी पूर्ण मात्रा में जितनी आवश्यक है उतनी वर्षा हो रही हो,
ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं, घास के स्थल कहलाते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ कहलाते हैं, निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों, जहाँ तापमान भी अच्छा हो और परिपूर्ण यानी कि उतनी वर्षा हो रही जितनी आवश्यक होती है, वो आपका वन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वन। वन जब ही डेवलप्ड होते हैं जब तापमान भी अच्छा हो और परिपूर्ण मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, इनके आधार पर ही सघन और खुले वन विकसित होते हैं। यानी कि तापमान और वर्षा के आधार पर ही सघन और खुले वन विकसित होते हैं। जहाँ वर्षा कम पड़ेगी वहाँ दोस्तों वन क्षेत्र नहीं होगा और सघन वन भी नहीं होंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपने 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, घास स्थल निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में विकसित होता है या किस क्षेत्र में विकसित होता है? घास स्थल के संबंध में बात हो रही है। केवल शुष्क क्षेत्रों में आपका, या फिर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, या परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में? तो दोस्तों, घास स्थल जो आपका विकसित होता है वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। ओके दोस्तों, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास स्थल विकसित होता है। अगर बात की जाए दोस्तों कांटेदार झाड़ियों की, तो कांटेदार झाड़ियाँ आपकी केवल शुष्क क्षेत्रों में विकसित होती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ आपकी, जहाँ झाड़ियाँ दोस्तों कहाँ होंगी? कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में विकसित होती हैं। और दोस्तों कांटेदार झाड़ियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि पानी तो पेड़ों को मिलता नहीं है, और बाष्पोत्सर्जन यानी कि सूर्य की किरणें उनसे पानी को खींचती हैं। तो पानी सूर्य की किरणें ज़्यादा ना खींच पाए, इसलिए वो पत्तियाँ कांटे का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं दोस्तों? पानी को बचाने के लिए कांटे का। तो वो दोस्तों कांटेदार झाड़ी कहलाती हैं। ओके दोस्तों, तो कांटेदार झाड़ियाँ आपकी कौन से क्षेत्रों में मिलेंगी दोस्तों? जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। देखिए उपध्रुवीय प्रदेश, उपध्रुवीय प्रदेश, देखिए कैसे वन पाए जाते हैं उपध्रुवीय प्रदेश में? तो दोस्तों उपध्रुवीय प्रदेश में हमारे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन दोस्तों, ओके दोस्तों, जिनकी मैंने बताया था पतली नुकीली पत्तियां होती हैं, शंकुआकार वितान होते हैं, वो शंकुधारी वन कहलाते हैं। अब देखिए रेगिस्तान, रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाया जाता है या रेगिस्तान में कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो रेगिस्तान में दोस्तों कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया है। ओके दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर पानी कम होता है, पत्तियाँ अपने आप को कांटे में कन्वर्ट कर लेती हैं, जिससे उनको पानी को बचा के रख सकें। ओके दोस्तों, और देखिए आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेशों में। आपके घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ के यानी कि लकड़ियों के वन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए मिश्रित वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मिश्रित वनस्पति यानी कि हर प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाएगी। आपको भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपको मिश्रित यानी कि हर प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में विचार करने के लिए करा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इन्हें कहा जाता है, सदाबहार वनों को। ये हमारे भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा हमारी जस्ट बीच में होती है दोस्तों, एवं उष्णकटिबंध के पास ये पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। दोस्तों जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी तभी तो वो सदाबहार वन कहलाएंगे, यानी कि हमेशा हरे भरे रहने वाले वन। तो गर्मी भी होती है दोस्तों, पर यहाँ अत्यंत वर्षा रहती है। देखिए यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता दोस्तों। शुष्क मौसम रहेगा तो वन जो है आपके पेड़ वो सदाबहार नहीं रह सकते, हरे भरे नहीं रह सकते। तो यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह झड़ती भी नहीं है दोस्तों। जब मौसम शुष्क नहीं रहेगा तो पेड़ अपनी पत्तियों को क्यों जड़ाते हैं दोस्तों? पेड़ अपनी पत्तियों को इसलिए जड़ाते हैं क्योंकि वो पानी को बचा के रख सकें। और पेड़ों की पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि सूरज पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो उस क्रिया को रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियाँ जड़ाते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे सूरज की किरणें ही नीचे तक नहीं पहुँचेंगी और जो आपका शुष्क रहेगा टेम्परेचर, तो पेड़ों को अपनी पत्तियाँ जड़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं, या दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच जाता। दोस्तों वनों की इतनी सघनता, पेड़ों में इतनी सघनता है, वहां पर सघनता है कि सूरज की रोशनी होती है वनों के अंदर तक भी नहीं पहुंच पाती है। ओके दोस्तों, इसलिए ये सारे के सारे वन आपके ये सदाबहार वन कहे जाते हैं। ओके दोस्तों, या वर्षा वन भी कहे जाते हैं। तो देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चारों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 8वां, शीतोष्ण सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
कौन से वनों की बात कर रहा है दोस्तों? शीतोष्ण सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में, या भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में, या दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार वनों के संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे और दे रखे हैं, दक्षिण भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। दोस्तों भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं आपके भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में। ओके दोस्तों अब देखिए दोस्तों, अगर आपका तीसरा पॉइंट दे रखा है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में, तो दोस्तों इन प्रदेशों में आपके शीतोष्ण पर्णपाती आपके वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं शायद कुछ गलती कर गया हूँ, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। शीतोष्ण सदाबहार वन आपके भारत और ऑस्ट्रेलिया यानी कि इस वाले क्षेत्र में शीतोष्ण सदाबहार वन तो आपके पहले पॉइंट में ही पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, और अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, कौन सा दोस्तों? उष्ण लगा देते हैं इसके आगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आपके पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आपके भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में। और अगर बात करें शीतोष्ण पर्णपाती की, ओके दोस्तों, अब कन्फ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। शीतोष्ण पर्णपाती आपके उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, शीतोष्ण पर्णपाती यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस देश के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस देश के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? भारत के, अमेरिका के, ब्राजील के या अफ्रीका के? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ओके दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया इन साइड में मिलते हैं, उसी के संदर्भ में पूछ रहा है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आप लोग बताना। तो देखिएगा, देखिए, इस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, पानी को बनाए रखने के लिए पत्तियों को झाड़ देते हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि दोस्तों अच्छी लकड़ी इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, यहाँ हमें दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि रोजवुड या अबनूस या महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं आपकी महोगनी, अबनूस की, ये आपके लकड़ी फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, बल्कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं आपकी साल की वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, नीम के पाए जाते हैं, शीशम के पाए जाते हैं। और दोस्तों साल, सागवान, नीम तथा शीशम के जो वृक्ष हैं उनकी लकड़ियाँ आपके फर्नीचर के भी काम में आती हैं। और जो किलों के जो गेट बनाए जाते थे तो लकड़ी के बड़े बड़े, उनमें दोस्तों साल, सागवान और नीम एवं शीशम की लकड़ियों का ही निर्माण किया जाता था। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है, फिर ये लकड़ियाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपकी रोजवुड, अबनूस, महोगनी। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, रोजवुड, अबनूस, महोगनी आदि के वृक्ष आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, पर्णपाती वनों में नहीं पाए जाते। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ये पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, जबकि पर्णपाती वनों में कौन कौन से पाए जाते हैं? दोबारा कंफ्यूज मत होना, ये पाए जाते हैं साल, सागवान, नीम और शीशम। ओके, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में ये पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 11वां।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव या जानवर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार वनों में पाए जाते हैं? एनाकोंडा पाया जाता है, बाघ या शेर पाए जाते हैं, गोल्डन लंगूर या बंदर या हाथी? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आपका एनाकोंडा पाया जाता है। ओके दोस्तों, कौन सा पाया जाता है? एनाकोंडा। देखिए दोस्तों, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी मारकर खा जाता है। और आपका जो बाकी के ऑप्शन दे रखे, बाघ, शेर, गोल्डन लंगूर, बंदर और ये हाथी जो आपका दे रखा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। किसमें दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाघ भी वहीं पाया जाता है, शेर भी पाया जाता है, आपका गोल्डन लंगूर, महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, गोल्डन लंगूर भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बांज, चिड़, यूकेलिप्टस जैसी दृढ़ और मुलायम, यानी कि दोस्तों मजबूत भी होती है और मुलायम, दोनों प्रकार के पेड़ की जो है, पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वनों में, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मुलायम और दृढ़ दोनों ही प्रकार की जो लकड़ियां आपको देखने को मिलेंगी वो आपको शीतोष्ण सदाबहार वनों में देखने को मिलेंगी। किसमें मिलेंगी दोस्तों? शीतोष्ण सदाबहार वनों में। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के वन शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों? मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस प्रकार के जो वन है आपके मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। और दोस्तों ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, जैसे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आज का 13वें नंबर का प्रश्न। तो देखिए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ओके दोस्तों, या बांज, ऐस, बिच आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं अपने वजूद को बचाए रखने के लिए और पानी की मात्रा को बचाए रखने के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर फीजेंट व मैनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आम जानवर जैसे कि हिरण, लोमड़ी, भेड़ी भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फीजेंट और मैनाल के साथ साथ यहाँ पर जो हिरण भी पाया जाता है, लोमड़ी पाई जाते हैं और भेड़ी भी पाई जाती है। तो उपरोक्त कथनों में से उपरोक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशेषता बताते हैं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सारी जो विशेषता बताई गई हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों की बताई गई हैं। किसकी दोस्तों? शीतोष्ण पर्णपाती वनों की। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चित्र लगाया, देखिए फीजेंट और मैनाल जो आपका जस्ट शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? शीतोष्ण पर्णपाती वन में ये पक्षी आपके पाए जाते हैं, फीजेंट और मैनाल। और देखिए दोस्तों, शीतोष्ण पर्णपाती वन इस प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इस प्रकार के होते हैं क्योंकि वो अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं। और देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बारिश की मात्रा के कारण और शीतोष्ण सदाबहार वन इस तरीके के होते हैं। ओके दोस्तों, जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14वां, भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दोस्तों थोड़ा सा रुक करके मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर है आपका ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इसका आपको रिवीजन करना पड़ेगा जब ये आपके माइंड में सेट होगा। आप इसका 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो सेट हो जाए, क्योंकि इसमें समझने का दोस्तों कुछ भी नहीं है, ओनली जानकारी दे रहा, सारी जानकारी फैक्ट आधारित है। परंतु दोस्तों थोड़ा सा भी कंफ्यूजन या ऊपर नीचे होने पर, या शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, इन चीज़ों में अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप गलत कर आएंगे। इसलिए रिवीजन से आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे या वीडियो के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसे नोट डाउन करने के बाद आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से सही कर पाएंगे। परंतु एक बार में पॉसिबिलिटी कम है कि आप इन प्रश्नों को सही कर पाएं। ओके दोस्तों, क्योंकि जस्ट ऐसे जो क्वेश्चन है आपका, ये जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री नुमा है, यहाँ आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, यानी कि अपने स्मरण में उन चीज़ों को रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी किनारे पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीपों के पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। ओके दोस्तों, देखिए ये अगर भूमध्य सागरीय वनस्पति अधिकतर तो ये यूरोप में, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ओके दोस्तों,
और इसके जो पश्चिमी किनारे पर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाया जाता है। ओके दोस्तों, क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15वां, विश्व का फलोद्यान फलोद्यान यानी कि फलों का उद्यान, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को, शीतोष्ण सदाबहार वन को, शीतोष्ण पर्णपाती वन को, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, विश्व का फल उद्यान भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16वां, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु ऋतु शीत ऋतुएं होती हैं। देखिए, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। बाष्पोत्सर्जन दोस्तों जो सूरज के द्वारा उनका जो पानी को वाटर वेपर के रूप में खींचा जाता है, उस बाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करती हैं उनकी मोटी छाल और पत्तियां। देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों इन क्षेत्रों में संतरा, जैतून, अंगूर, अंजीर जैसे नींबू वंश यानी कि नींबू से संबंधित, सिट्रस यानी कि विटामिन सी से संबंधित फलों को पैदा किया जाता है। अब देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 17वां, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में पूछ रहे हैं दोस्तों? शंकुधारी वनों के संबंध में। तो देखिएगा दोस्तों, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश यानी 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री में पाए जाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, शंकुधारी वन है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अगर हम इस तरीके से बनाए तो बीच में हमारी भूमध्य रेखा है और ऊपर की तरफ हमारी उत्तर दिशा पड़ती है, नीचे की तरफ दक्षिणी दिशा पड़ती है। तो ऊपर की तरफ जो आपका है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की तरफ वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो शंकुधारी वन है उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में यानी कि 50 डिग्री और 70 डिग्री में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे। हिमालय में वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर, पर्णपाती प्रकार के होते हैं। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये टैगा जो कहा गया है ये रूसी भाषा में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? रूसी भाषा में कहा जाता है। और इसका अर्थ जो होता है शुद्ध या अनछुआ, यानी कि जो बिल्कुल प्योर शुद्ध है, जिसको आज भी तक छुआ नहीं जा सका है। ओके दोस्तों, अब एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों शंकुधारी वनों के संदर्भ में कि देखिए ये अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश यानी 50 से लेकर के 70 डिग्री पाए जाएं। ये उच्च या अधिक ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। ये लंबे और मुलायम काष्ठ यानी लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इनकी काष्ठ यानी कि लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। और लुगदी से दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या बनता है? लुगदी से दोस्तों कागज बनता है, अखबार बनता है। और दोस्तों जो उनकी मुलायम नरम वो काष्ठ होती है यानी कि लकड़ी होती है, उससे माचिस बनाई जाती है। और दोस्तों पैक करने के काम में भी आती है, वो लकड़ी आपकी पैकिंग करने के काम में भी आती है। अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे के सारे कथन ही सत्य हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 18वां, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसके संदर्भ में कह रहा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के संदर्भ में, घासों के स्थल के संदर्भ में बात कर रहा है। तो देखिए यह वन भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उग जाते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी उग आते हैं एवं भूमध्य रेखा से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैल जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये चीज़ फैल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ वनस्पति मध्य में से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास 3 से 5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। दोस्तों ये जो चीज़ दे रखी है कि यहाँ जो घास है वो 3 से लेकर के 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ जाती है, ये चीज़ तो सही दे रखी है। परंतु दोस्तों यहाँ वर्षा जो वनस्पति है मध्य से निम्न वर्षा क्षेत्र वालों की ओर पैदा नहीं होती, बल्कि निम्न यानी कम बारिश वाले क्षेत्रों से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों की ओर पैदा होती है। और दोस्तों ये तो कॉमन सी बात है दोस्तों, वनस्पति तो वहीं पैदा होगी जब बारिश ज़्यादा होगी। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो वनस्पति हो ही नहीं सकती है। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर वनस्पति पैदा होती है। ओके दोस्तों, ये पॉइंट गलत दे रखा है। देखिए सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में हाथी, जेबरा, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा गलत है वो आपका दूसरे नंबर का गलत है। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों मैं इस पूरे को लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसके जो कूट की
या फिर आंसर की सीरीज नहीं बनाइए, क्योंकि एक पेज में पूरी आ नहीं पाती। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल और उसके नामों को सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय से शामिल कीजिए। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 3 जगह दे रखी, पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील एवं वेनेजुएला, ये उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं। क्या है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय, आप लोग लिख लेना, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं ये तीनों। ओके दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं। अब देखिए, पूर्वी अफ्रीका में जो आपके सवाना घास का स्थल पाया जाता है दोस्तों। और ब्राज़ील की अगर बात की जाए तो ब्राज़ील में दोस्तों कंपोज घास का स्थल पाया जाता है। और अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो वेनेजुएला में लानोस आपका घास स्थल पाया जाता है। ओके दोस्तों, बाकी के यहाँ पर आपके जो दे रखे हैं 4 से लेकर के 8 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 जो दे रखे हैं, ये आपके, मैं आप लोगों को बता दूं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है। कौन से दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है। कौन से दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं ये सारे के सारे। देखिए, अब बात करें अर्जेंटीना में घास का स्थल कौन सा है, तो अर्जेंटीना में आपका पैम्पास जो है वो घास का स्थल है। उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में घास का स्थल आपका प्रेयरी है। कौन सा दोस्तों? प्रेयरी है। अगर दक्षिणी अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिणी अफ्रीका में घास का स्थल वेल्ड है। और दोस्तों मध्य एशिया की अगर बात करें तो मध्य एशिया में घास का स्थल आपका स्टेपी है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया में आपका घास का स्थल जो है वो डॉन है। कौन सा है दोस्तों? डॉन, ये रहा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार इसके सारे आंसर आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्न आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो वो आपसे उष्ण कटिबंधीय घास के स्थलों के संदर्भ में पूछ सकता है, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थलों के संदर्भ में पूछ सकता है। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न नंबर 20वां, शीतोष्ण घास स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में विचार करने के लिए कह रहा है? शीतोष्ण घास स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, घास स्थलों के संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहा है, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जो कि दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अक्षांशीय क्षेत्रों यानी मध्य यानी बीच के अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भाग में यानी अंदर के भाग में पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो काफ़ी पौष्टिक होती है। ओके दोस्तों, और छोटी भी होती है। यानी कि वहाँ जो घास पाई जा रही थी वो तो 3 से लेकर के 4 मीटर तक ऊंची होती थी, और यहाँ जो घास होती है वो छोटी होती है और पौष्टिक भी मानी जाती है। और देखिए दोस्तों, शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस पाई जाती है, बाइसन पाया जाता है और एंटीलोप भी पाया जाता है, जो राजस्थान में भी पाया जाता है। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से एंटीलोप, घंटेल जैसे कहा जाता है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चारों के तीनों के तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21वां, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर शीतोष्ण घास का स्थल पाया जाता है, या उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाया जाता है, ध्रुवीय प्रदेश पाए जाते हैं आपके, या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं पाया जाता। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाया जाता है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो आपका उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान होता है या कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इन क्षेत्रों अत्यंत तीव्र गर्मी होती है और बहुत कम वर्षा के कारण ये वनस्पति काफ़ी कम पाई जाती हैं। और रेगिस्तान आपके राजस्थान में ही, सारा रेगिस्तान जो आप लोग जानते हैं। ओके दोस्तों, मरुस्थल आपके राजस्थान में ही है, और कच्छ में भी मरुस्थल है, गुजरात में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22वां कि ध्रुवीय प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है ध्रुवीय प्रदेशों के विषय में। तो दोस्तों यहाँ बहुत अधिक प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ वनस्पति अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। तो दोस्तों ध्रुवीय प्रदेशों पर अत्यधिक ठंड पड़ती हैं, और दोस्तों ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो भी आपकी वनस्पति ग्रोथ नहीं कर सकती, उग नहीं सकती है, तो थोड़ी बहुत गर्मी की आवश्यकता होती है। तो अल्पकालीन जो गर्मी होती है उस काल में यहाँ पर आपकी वनस्पति विकसित होती हैं। और दोस्तों यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति टुंड्रा प्रकार की होती है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है, जिससे वो दोस्तों वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें। ओके दोस्तों, और यहाँ अधिक प्राकृतिक वनस्पति दोस्तों अधिक तो पाई नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर धूप ही नहीं निकलती है। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है बहुत ही सीमित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कौन सी होती है दोस्तों? बहुत ही सीमित प्रकार की भी आपकी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। सीमित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि हमारा पहला कथन यहाँ पर गलत दे रखा है। और देखिए दोस्तों, ये जो वनस्पति है यूरोप में भी पाई जाती है, एशिया में भी पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में भी पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उसको मैंने यहाँ पर लगाया। देखिए दोस्तों, वॉलरस यहाँ पर पाया जाता है, ध्रुवीय भालू पाया जाता है,
सील पाई जाती है यहाँ पर दोस्तों। और दोस्तों ध्रुवीय उल्लू भी यहाँ पर पाया जाता है, कस्तूरी बैल भी पाया जाता है, और बर्फीली लोमड़ी भी यहाँ पर आप लोगों को ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, आज के सारे हमारे प्रश्न की सीरीज कंप्लीट हुई। कल फिर मिलेंगे आप लोगों को एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। और दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो स्टूडेंट यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल का लिंक भेजिए। और जिन स्टूडेंटों को हिंदी में तैयारी करने के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन्हें भी आप लोग बता सकते हैं हमारे चैनल के बारे में कि आईएएस स्टडी विद आर्यन एक ऐसा प्लेटफॉर्म चैनल है जो आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी टोटली हिंदी माध्यम में करवा रहा है और बिल्कुल शानदार तरीके से करवा रहा है। तो दोस्तों सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।